बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीआरपीसी नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ चुका है। ये है ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। पहले हम समरी ट्रायल पढ़ा है, उससे पीछे हमने मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि अगर हाई कोर्ट में ट्रायल हो जाता है या किसी का, एक तो है ना हाई कोर्ट को हम एपलेट फोरम कहते हैं, एपलेट फोरम जहाँ पे अपील होती है। इसके अलावा हाई कोर्ट ट्रायल भी करता है, और जब हाई कोर्ट ट्रायल करता है तो उसकी अपील हाई कोर्ट के अंदर ही हो जाती है। और अगर हाई कोर्ट एपलेट जुरिस्डिक्शन में जो है वो केसेस ले रहा तो फिर जाहिर है फिर आगे जाएगी। ये नज़रसानी की अपील भी वैसे हो सकती है। नज़रसानी की अपील तो सेम फोरम पे होती है, रिव्यू। लेकिन जो प्रॉपर अपील है वो आगे सुप्रीम कोर्ट में होगी, तो उसका थोड़ा सा प्रोसीजर भी बता दिया जाएगा। पहले हम देखते हैं 265A पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है। देखिए, जब भी कोई जुर्म होता है ना, उसमें जब बंदा अदालत में पेश होता है तो शायद अगर आपने किसी कभी चक्कर लगाया हो तो वहाँ पे होता है कि अदील बनाम सरकार या सरकार बनाम अदील। तो ऐसा क्यों है? ये जो अदील बनाम सरकार है ना, ये होती है रेट। आप सरकारी अफसर या सरकारी इदारे के किसी हेड पर या पुलिस के किसी बंदे पर जो कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो 5 किस्म की रिटें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ाई थी। वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा वगैरह, या किसी ने कोई फैसला गलत दे दिया है, ठीक है। तो इन सूरतों में या कोई बंदा पकड़ा गया तो उसको प्रोड्यूस करना है। तो वो वैसे अब मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप उसको पढ़िए या रेट की टाइप पढ़ लें। जब रेट होती है तो बंदा वर्सेस सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट होती है, स्टेट जिसको हम कहते हैं, यानी अदील वर्सेस स्टेट। अब जब अदील ने जुर्म कर लिया तो सरकार बनाम अदील आ जाएगा। सरकार केस लड़ने लगी है। अब बंदा जो मुद्दई है उसने तो एप्लीकेशन दी है ना कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब कार्रवाई करने के लिए जो पार्टी है वो स्टेट है। कार्रवाई करने के लिए पार्टी जो है वो स्टेट है। इस लिहाज से वो बनाम सरकार या बनाम फलां, वो आपने कभी सुना होगा, या अगर नहीं सुना तो इसके बाद आप देखिएगा, कोई फाइल उठा के देख लें जहाँ पर तारीखें पड़ती हैं अदालतों में। ये बनाम जो है ये बड़ा इस्तेमाल होता है, हर केस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, ये सरकार इनको लगाती है केसेस में, क्योंकि ज़ाहिर है ए पर्सन है जिसके साथ ज़्यादती हुई है, बी पर्सन है जिसने ज़्यादती की है, दोनों के वकील हाज़िर हो गए ना कोर्ट के सामने। ये वकील जो है इसकी बात करेगा, ये इसकी बात करेगा। तो अदालत के साथ एक सरकारी वकील भी होता है, तो जो केस को नुमायां तौर पर या क्लियरली एक्सप्लेन कर देता है जज साहब के सामने कि ये असल में मामला सर इस तरह से है। ज़ाहिर है ये जो इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए या उसका प्रोसेस तेज़ करने के लिए ये सरकार ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगाए हुए हैं। एवरी ट्रायल जब भी कोर्ट के सामने, सेशन कोर्ट के सामने, ये सेशन कोर्ट के सामने होते हैं ये प्रोसिक्यूटर, एडिशन सेशन भी, ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, जब भी कोई ट्रायल आता है सेशन कोर्ट में, इनिशिएटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पर इनिशिएट होता है, मस्ट बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो उसकी जो इनिशिएशन है, उसका जो स्टार्टअप है, उसमें इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन सीरियस ऑफेंसेस, ठीक है। उसमें जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उनमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार की तरफ से पेश होते हैं कि मैं सरकार का वकील हूँ, मैं सरकारी वकील हूँ, आप लोग अपनी बात करें, मैं बात करूँगा। जो आपने अमन व अमान को ख़राब किया, आपने लोगों में थ्रेट फैलाया वगैरह वगैरह, ये बड़े क्राइम है, हीनियस क्राइम, ये सीरियस क्राइम जिनको कहते हैं, सीरियस ऑफेंसेस, तो उनमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। अब प्रोसीजर फॉर ट्रायल, अब सेशन कोर्ट के सामने ट्रायल होना ये उसी तरह का है जिस तरह का हमने ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट पढ़ा था। इसमें कुछ चीज़ें अपडेट होंगी, ज़ाहिर सी बात है ये बड़ा फोरम है थोड़ा सा, तो इसमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो डाली गई है।
द हाई कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट मस्ट फॉलो द स्पेसिफिक प्रोसीजर लेड डाउन फॉर ट्रायल्स अंडर दिस चैप्टर। जो ट्रायल होगा वो इस तरह से हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट लेंगे। कैसे? 265C है, सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड। सेशन कोर्ट में केस लग गया है, तो जनाब 7 दिन के अंदर अंदर जो मुलजम है या अक्यूज्ड है उसको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ताकि वो अपना डिफेंस तैयार करवाए, वो अपना वकील करे, उसको पूरा हक है। फेयर ट्रायल, वो जो 10A वाली बात है कॉन्स्टिट्यूशन में पड़ी है, जो प्रोसीजरल फेयरनेस भी आपका एक है पार्ट, उसमें ये 10A ये वाली बात 7 दिन के अंदर अंदर उसको मिल। उसमें क्या क्या होगा? पुलिस रिपोर्ट होगी, पुलिस की FIR होगी, रिपोर्ट होगी, विटनेस स्टेटमेंट, ये 161 ये पुलिस के सामने जो शहादतें होती हैं, 164 वो शहादतें जो होती हैं इधर इसके सामने जज साहब के सामने। तो इनके अंडर जो कुछ भी है वो उसको मिलेगा। अगर ज़ाहिर 164 के बयान तो बाद में हो सकते हैं, तो इनमें से जो भी मौजूद है वो भी इसमें होगा, एंड इन्वेस्टिगेशन नोट्स भी इसमें मौजूद होंगे। अब अगर कोई गवाही या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो नफ़रत फैला सकता है या फिर लोगों में इंतशार फैला सकता है, लोगों में बदअमनी फैला सकता है वगैरह वगैरह, ज़ाहिर है मज़हब से रिलेटेड भी कुछ क्राइम्स होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं, तो वो वाला जो पोर्शन है वो फिर अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो वो फिर हम अक्यूज़्ड को नहीं देते, क्योंकि अक्यूज़्ड की तरफ जाएगा तो फिर सारी दुनिया की तरफ जाएगा। तो फिर हम माशरे के अमन व अमान को कायम रखने के लिए वो वाली चीज़ जो है वो वहाँ से स्किप करवा देते हैं। ये बाकायदा तौर पे जज साहब को भी पता होता है और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे बताया जाता है कि ये वाले पार्ट जो हैं इनको हम एक्सक्लूड करेंगे। और उनके पास जो रिकॉर्ड कीपिंग स्टाफ होता है अदालत में, उनको भी बाकायदा तौर पे आगाह रखा जाता है। 265D है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ये फ़र्द जुर्म जिस तरह वहाँ पे लगी थी, बंदा पेश हुआ है, अब हम उसको हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उसने देख लिया मेरे ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगा है, अब मुलज़म को हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे। पहले तो अटेंडेंस वगैरह होती है ना, पहले डायरेक्ट फ्रेम नहीं होता चार्ज, डायरेक्ट फ़र्द जुर्म नहीं लगती, अटेंडेंस होती है, उसको जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं। आफ्टर रिसीविंग द पुलिस रिपोर्ट और फलां फलां डॉक्यूमेंट्स, इफ़ द कोर्ट फाइंड सफिशेंट ग्राउंड, अगर कोर्ट को पता चले कि वाकई भाई ये ट्रायबल जुर्म है, इट मस्ट फ्रेम अ रिटन चार्ज, तो ये चार्ज शीट रिटन होती है जिसमें लिखा जाता है कि ये बंदा है, इसके ऊपर ये केस है, इसने ये गलती मानी है या नहीं मानी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है 265E है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हम चूँकि आप सारे लोग तो प्रैक्टिसिंग नहीं हैं, तो हमें हर बंदे को ये चीज़ें उतनी उस तरह रटी हुई नहीं होती, वकला को तो खैर ये चीज़ें रटी हुई होती हैं फिंगर टिप्स पे, आप भी इनको समझिएगा ज़रूर। 265E क्या है? प्ली ऑफ द अक्यूज्ड। ये जो गुजारिश होती है या फिर जिसको हम कहें इस्तदा होती है, मुलज़म को बुलाया जाता है, उसको पहले द चार्ज मस्ट बी रेड एंड एक्सप्लेन, जज साहब ने उनको पढ़ के सुनाना है कि भाई आपके ख़िलाफ़ फ़लाँ बंदे ने ये बात की है, ये जुर्म है, ये FIR है, फ़लाँ ने 161 की गवाही भी ज़ाहिर है इसमें, आपके ख़िलाफ़ ये शहादत भी आई है। तो इफ़ द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अगर तो वो एतराफ़ जुर्म कर ले, पूछा ही जाता है ना कि क्या ये सच है कि आपने ऐसा किया है, अगर तो वो एतराफ़ जुर्म कर ले तो उसको कन्विक्ट समझा जाता है, ठीक है। अब बंदा जो है वो कन्विक्ट हो गया, मुजरम हो गया, अब देखेंगे सज़ा कितनी देनी है, उसके लिए ज़ाहिर है प्रोसीजर अप्लाई होगा, कितनी देने के लिए तो ज़ाहिर है फिर गवाहों की भी ज़रूरत पड़ेगी कि जुर्म हुआ है, किस तरह हुआ है, उसकी नौइयत क्या है, इंटेंशन क्या है। मैं जब से ये पढ़ा रहा हूँ मैंने पहले दिन से कहा कि इंटेंशन बड़ी देखी जाती है, कानून में इंटेंशन का बहुत रोल है, तो फिर वो प्रोसीजर अप्लाई इसीलिए किया जाता है कि नौइयत देखी जाए किस तरह ये जुर्म हुआ। लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें जो है वो स्किप भी हो सकती हैं, फुल ट्रायल मैक्सिमम लेवल तक ट्रायल ना भी हो, क्योंकि जो चीज़ें उसने मान ली हैं उनकी नौइयत जांचने के लिए तो हम जा सकते हैं, उसको मनाने के लिए या उसको अगर मान नहीं रहा तो प्रोसिक्यूशन से साबित करने की तरफ हम उतना नहीं जाएंगे, हम फिर सिर्फ उसको सज़ा देने की तरफ जाएंगे। सेक्शन 265F है, इसमें ना 2 चीज़ें, ये बात ऑलरेडी एविडेंस के हवाले से मैं बता भी चुका हूँ कि अगर जब मुलज़म को बुलाया जाता है ना कोर्ट के सामने,
तो अगर तो मुलज़म जो है वो अपना डिफेंस देना चाहे, ठीक है, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन है ना, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, तो इसमें दो किस्म के एविडेंस होते हैं। एक तो होता है मुद्दई की तरफ से, मुद्दई ने जब सारी चीज़ें मुकम्मल कर ली तो फिर मुलज़म से भी कहा जाता है कि आप भी अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हैं। अगर तो मुलज़म अपना डिफेंस दे और उसमें अगर किसी गवाह को बुलाना पड़ता तो भी बुलाया जाएगा। अगर ये ना दे तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो डायरेक्ट जो है वो सवालात करते हैं, मुलज़म जवाब देते हैं, उसके बाद सम अप कर देते हैं, उसके बाद जो है फैसला सुना दिया जाता है। वैसे तो मैं इतनी जल्दी बात कर रहा हूँ, केसेस तो इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होते, लेकिन प्रोसीजर इसी तरह ही होता है। इफ़ द अक्यूज डजंट प्लीड गिल्टी, उसने कहा कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, द कोर्ट हियर्स द कंप्लेंट एंड एग्जामिन्स प्रोसिक्यूशन विटनेस, फिर गवाहों को बुलाया जाएगा। अगर मान लिया तो फिर हो सकता है कुछ चीज़ें स्किप कर दी जाएँ, बहुत लंबा प्रोसेस ना चलाया जाए। नहीं मानो तो फिर ज़ाहिर है मनाया जाएगा। द कोर्ट में समन विटनेस लाइक टू नो द रेलिवेंट फैक्ट बट कैन रिफ्यूज़ इफ़ इट बिलीव्स दैट, अगर देखा जाए कि 26 गवाह लिखे हुए हैं तो सबको बुलाना ज़रूरी नहीं है, जितनों को बुलाना ज़रूरी है, डिले ऑफ जस्टिस ना हो, अल्लाह ताला भला करे। वैसे ये सारी चीज़ें इसी तरह अप्लाई भी हों तो क्या कहने, तो जस्टिस में डिले हो रहा हो तो फिर थोड़े गवाहों को बुलाया जाएगा। अब ये मैंने हाईलाइट किया है कि आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस द अक्यूज्ड इज आस्क्ड, जब प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो गई है, प्रोसिक्यूशन मीन गवाह वगैरह भुगत गए हैं, बहस वगैरह हो गई है दोनों तरफ से, तो फिर मुलज़म से कहा जाता है अक्यूज्ड इज आस्क्ड इफ़ ही विशेस टू प्रोड्यूस एविडेंस और सबमिट अ रिटन स्टेटमेंट। ये 342 का है। बाज़ वो अपना बयान दे देते हैं लिख कर, बाज़ वो कहते हैं फ़लाँ गवाह को बुलाया जाए, मैं तो बेगुनाह हूँ, उसको पता है, फ़लाँ को पता है, फ़लाँ को पता है, ठीक है। द कोर्ट मस्ट इशू प्रोसेस फॉर डिफेंस विटनेस अनलेस इट डीम्स द रिक्वेस्ट वकेशियस, तो कोर्ट बुला सकती है उन गवाहों को जिनको मुलज़म ने कहा है कि भाई ये लोग मेरे हक़ में बयान दे सकते हैं, ये लोग मेरे हक़ में गवाही देंगे। अगर अदालत को लगे कि ये वक्त ज़ाया होने वाली बात है तो फिर नहीं बुलाया जाएगा। 265 जी है, जब सारा कुछ मुकम्मल हो गया, पहले फ़र्द जुर्म आयद हुई है, फिर प्रोसिक्यूशन हुई है, फिर हमने मुलज़म को डिफेंस का चांस भी दिया है। देखिए ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, मुलज़म का डिफेंस मुख्तलिफ है, मुलज़म की प्ली मुख्तलिफ है। ये जो स्टार्ट में होती है ना प्ली ऑफ द अक्यूज्ड, सारा चार्ज पढ़कर सुनाया जाता है और पूछा जाता है जी आप इस बारे में क्या कहते हैं। वो जो आगे मुलज़म की इस्तदा होती है उसको हम 265 ई में शुमार करते हैं, और प्रोसिक्यूशन के बाद उसको जो हम एविडेंस का मौका देते हैं, शहादत का मौका देते हैं, हम उसको अपने प्रॉपर डिफेंस का मौका देखें। उसके वकील का डिफेंस अलग है, मुलज़म का डिफेंस अलग है, याद रखिए। मुलज़म का डिफेंस किसी और तरह से होता है और प्रोसिक्यूशन का डिफेंस किसी और तरह से होता है। 265 जी है कि ऊपर तो हमने बात की है कि मुलज़म ने अगर अपना डिफेंस दिया तो किस तरह हो सकता है, रिटन स्टेटमेंट होगी ना। 265 जी है कि समिंग अप बाय द प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस, अब सम अप करेंगे केसेस को। इफ द अक्यूज्ड प्रेजेंट नो एविडेंस, नो डिफेंस एविडेंस, अगर अक्यूज ने कहा जी मैं अपनी गवाही में कुछ नहीं कहूँगा, तो प्रोसिक्यूटर देखें, एक तो उसने पहले स्टार्ट में कह दिया ना कि मैंने गलती नहीं की, मैंने ये जुर्म नहीं किया, वो बात सेपरेट है। यहाँ पे फिर उससे पूछा जाता है कि डिफेंस देना है आपने अपना, वो कहते हैं नहीं मैं अपना डिफेंस भी नहीं करना चाहता, तो उसी कर लो जो करना, ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं कि प्रोसिक्यूटर सम्स अप फर्स्ट, तो प्रोसिक्यूटर पहले फिर सम अप करते हैं, फिर उसके बाद अक्यूज से फिर कुछ सवालात होते हैं। देखिए ये प्रोसेस तो बहुत क्लियर है, बहुत फेयर भी है देखने में, लेकिन इसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एक डिले है, आई मीन जजेस की कमी भी इसमें है, और कुछ प्रोसीजरल खामियां भी मौजूद हैं। इस वजह से फिर उतनी जल्दी जस्टिस मिल तो नहीं रहा जितनी जल्दी ये लिखा जा रहा है और जितना क्लियर कट लिखा जा रहा है। तो अल्लाह करे जी ये चीज़ें कभी डेवलप हों, अल्लाह ताला खैर फरमाए। इफ़ द अक्यूज्ड लीड्स डिफेंस एविडेंस, अगर मुलज़म ने कहा अपने डिफेंस में कि मैं बयान देना चाहता हूँ तो दें जी आप बयान,
फिर प्रोसिक्यूटर बाद में सम अप करेंगे। अगर नहीं बयान देना तो प्रोसिक्यूटर सम अप करेंगे और सवालात करेंगे और उसका डिफेंस फिर जाहिर है सवाल का जवाब तो मुल्ज़िम को देना ही पड़ेगा। 265 है, सारा कुछ हो गया है, सम अप भी हो गया है केस। अब हम देखते हैं कि सज़ा देनी है। पहली जो कन्विक्शन है ना वो तो प्रज्यूम्ड है, हमने अज्यूम कर लिया ना कि कन्विक्ट है जी बंदा, इसको सज़ा होनी है या हो सकती है, चांसेस हैं। हमने गवाहियाँ ली, गवाहियों के बाद पता चला कि नहीं होनी चाहिए, फिर हम एक्विट कर देते हैं, और अगर होनी चाहिए तो कन्विक्ट कर देते हैं। इफ द कोर्ट फाइंड्स अक्यूज नॉट गिल्टी तो छोड़ देंगे, बरियत का ऑर्डर हो जाएगा। इफ गिल्टी द कोर्ट पासेस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू लॉ सब्जेक्ट टू 200, ये आगे अभी आने लगी इसका प्रोसीजर। सेक्शन 265 आई है, प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। देखें, मुल्ज़म को FIR नंबर 250 में ये सज़ा सुनाई जाने वाली है, लेकिन एक FIR और भी है FIR नंबर 240, तो उसका क्या करना है भाई? उस वक्त तो ये मुल्ज़म साहब पकड़े ही नहीं गए थे। अब 240 को भी हम करके, फिर ये नहीं है कि इसको पहले कर लें फिर अगले 6 महीने बाद फिर 240 पे कर लेंगे, नहीं। ये सज़ा तक जब पहुंचा तो दूसरे को हमने डाल दिया। अब हो सकता है एक का दूसरे के साथ कोई कनेक्शन भी हो, तो सीरियल क्राइम्स भी तो होते हैं ना, और हो सकता है इसकी सज़ा में इसके लिहाज से कोई फ़र्क भी पड़ जाए, ठीक है। तो फिर हम वो वाला ट्रायल भी स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, व्हेन द चार्ज इंक्लूड्स अ प्रीवियस कन्विक्शन, तो उसमें अगर प्रीवियस कन्विक्शन भी आ जाए, द कोर्ट रिकॉर्ड्स द अक्यूज्ड प्ली, फिर उसकी प्ली अलग। देखें, ये मामला बड़ा क्लियर है और बड़ा फेयर है, ठीक है। उसकी अक्यूज की प्ली उसके ऊपर अलग है, आफ्टर ऑन इट आफ्टर कन्विक्शन, उसको जो है वो काबिल समात समझने के बाद ऑफ द करंट ऑफेंस। करंट ऑफेंस मीन अब ये वाला, इफ एडमिटेड सेंटेंस इज पास्ड अकॉर्डिंगली, तो फिर दोनों की सजा जो है वो होगी, प्रोसेस वही होगा। इफ ही डिनाइड, अगर वो डिनाई करता है, द कोर्ट में टेक एविडेंस ऑन द प्रीवियस, तो फिर इसके अलग से होंगे गवाह, तो और उसी तरह फिर फैसला सुनाया जाएगा। 265 है, स्टेटमेंट अंडर 164। ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि 164 और 161 की गवाहियाँ क्या होती हैं। 161 की वो गवाहियाँ जो IO होते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये सरसरी गवाहियाँ लेते हैं जाके जो क्राइम सीन होता है या फिर जहाँ पे जुर्म हुआ होता है वहाँ पे जाके आसपास के लोगों से पूछगिछ कर सकते हैं, या फिर जो गवाह साथ होते हैं उनसे भी थोड़ा बहुत पूछगिछ कर सकते हैं। जहाँ से इनको लगे कि बेहतर है ये पूछगिछ करें, तो उनको हम 161 के बयान कहते हैं। 164 के होते हैं जब ट्रायल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो इन्होंने कहा कि ज़ाहिर है अदालत में जब बंदा आ जाएगा, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 कैन बी ट्रीटेड। अब ये 164 भी अगर ज़रा नहीं होगी तो फिर इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको हम मुकम्मल एविडेंस या मुकम्मल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना सकते। जब मुकम्मल बने इसको हिस्सा बनाएंगे तो 3 चीज़ें कन्फर्म है। एक तो अक्यूज्ड के सामने ज़ाहिर है मुद्दई है और मुद्दई के 2 गवाह हैं, A और B। इस A का बयान अक्यूज X जो है इसके सामने होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अक्यूज्ड उसने नोटिस किया और अक्यूज को इस गवाह को कोई सवाल करने का भी मौका मिला, भी भाईजान आप तो वहाँ पे थे ही नहीं, आप कैसे, आप तो वहाँ पे थे ही नहीं, आप कैसे गवाही दे रहे हैं, ठीक है। वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है अक्यूज्ड गवाह से। और उसके बाद एंड द विटनेस इज प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड, तीसरी चीज़ ये है, ये जो विटनेस है इससे जज साहब भी कोई सवाल कर सकते हैं, प्रोसिक्यूटर भी कर सकते हैं, मुखालिफ वकील भी कर सकते हैं, अक्यूज्ड भी कर सकते हैं, मोर देन 1 अक्यूज भी तो हो सकता है ना। तो ये सारे लोग फिर आगे से सवालात भी करेंगे। अगर ये 3 चीज़ें कन्फर्म हो जाए तो इस गवाही को हम इस मुकम्मल शहादत मानते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ मिस हो जाए तो नया गवाह ले आओ जी, फलाना गवाह दोबारा नहीं आया तो उसकी गवाही मुकम्मल नहीं है। 265 के क्या कहता है? पावर टू एक्विट एट एनी स्टेज। जिस तरह हमने 249 में पढ़ा था ना,
249 में मजिस्ट्रेट के पास के साथ पावर होती है, मजिस्ट्रेट साहब के पास, कि जिस स्टेज पर वो चाहें, उनको लगे कि मामला कुछ भी नहीं है, इसमें फारग है केस, तो वो उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे 265 के अंदर हाई कोर्ट के पास जब ट्रायल चल रहा होता है या सेशन कोर्ट के पास जब ट्रायल चल रहा होता है, उनके पास पावर होती है उन जज के पास कि वो किसी भी स्टेज पर जब उनको लगे कि केस फारग है तो उसको फारग कर दिया जाता है। द कोर्ट में एक्विट द अक्यूज्ड एट एनी स्टेज इफ आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडें सुनी हैं, इट फाइंड्स नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, लगता है कि बंदा नहीं फंसेगा तो छोड़ देते हैं फिर। द कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड इट्स रीजंस, क्यों एक्विट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि जब हम मजिस्ट्रेट साहब के सामने ये एक्विटल पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे होता है कि अगर तो वो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट तो खुद एक्विटल दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। अगर इससे कम है तो वो सेशन से इजाज़त लेने के बाद एक्विटल का ऑर्डर देंगे। ठीक है, एट एनी स्टेज वाला।